लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्सेस का क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और नॉर्मल सॉल्ट्स का कंपैरिजन। हाउ आर दे डिफरेंट, व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर, व्हाट आर देयर कंपोनेंट्स। नमन समझ में आ रहा है ना? और लिगेंड्स और IUPAC इन कॉम्प्लेक्सेस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग। जो इस चैप्टर के बनने वाले यदि 5 सवाल मान लो चैप्टर के बनते हैं तो 5 में से कम 4 सवाल इस टॉपिक से हैं, बाकी एक बचे हुए कहीं से आ सकता है, लेकिन 4 तो इसी से आएंगे। इससे आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है या लीस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा। कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरीज है बेटा, VBD, CFT। VBD is called valence bond theory। VBD पे ही हम सीधे आते हैं। VBD क्या है? एक लाइन में VBD का ये कहना है कि मेटल और लीगेंड के बीच में जो बनने वाली बॉन्ड है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब चूंकि डेटिव बॉन्ड होता है, पता है आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो मेटल का जो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्ट लेता है वो तो होता है वैकेंट, और लीगेंड का जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट लेता है उसके पास होते हैं लोन पेयर। ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं विद अपोजिट स्पिन। अब ये बात अलग है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किसके तरफ से है? लीगेंड की तरफ से। ये ध्यान रखना, जनरली जब बॉन्ड बनता है तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं, लेकिन यहां पे मेटल का जो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्ट लेता है, ओवरलैपिंग में पार्ट लेता है, वो वैकेंट होता है। राइट? आया समझ में? तो बॉन्डिंग में भी जो पार्ट लेंगे मेटल के, वही एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं जो वैकेंट हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेके मैं स्टार्ट करता हूं, NiCl4 2- में बॉन्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है, और न सिर्फ बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है, इससे रिलेटेड हर चीज आपको बतानी है। किसी भी कॉम्प्लेक्स का है, पहले आप क्या करोगे? भिड़ती मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया X -4 = -2, X = +। इसका मतलब निकल जो है वो 2+ के फॉर्म में है। अब निकल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, जो कि मैंने DNF के क्लास में भी आपको बता रखा था कि निकल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए पहले आप कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे निकल का। निकल का क्या होता है बेटा? आर्गन 18 4s2 3d8, निकल का 28 होता है एटॉमिक नंबर। अब 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ये हो गया आर्गन 18 3d8 4s0। अब n = 4 में 4p भी होगा, 4d भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ये कॉन्फ़िगरेशन है Ni2+ का। राइट? अब 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8, यही होगा। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल आर अरेंज्ड। हमें जो है वो 4 Cl लगाना है।
तो मेटल के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे, ओवरलैपिंग में पार्ट लेंगे। 3D का कोई पार्ट ले नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटल के वो एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पार्ट लेते हैं जो कि वैकेंट। जनरल बॉन्ड में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं जो कि हाफ फिल्ड हो, लेकिन ये डेटिव बॉन्ड मेटल एक्सेप्टर का काम करता है, और मेटल एक्सेप्टर का काम तभी कर सकता है जब उसके एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट हो, तभी तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो बॉन्डिंग में भी वैकेंट ऑर्बिटल पार्ट, तो 3D का पार्ट ले नहीं सकता। 4 Cl लगाना है तो बॉन्डिंग में पार्ट लेता है एक तो 4s का और 3 4p की, क्योंकि 4 Cl लगाना है। और इस तरह से ओवरलैपिंग में पार्ट लेने से पहले वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग में पार्ट लेने वाले हैं, ओवरलैपिंग में पार्ट लेने से पहले क्या होता है आर्यन इनका? हाइब्रिडाइजेशन। ये आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं और तब पार्ट लेते हैं किसमें? ओवरलैपिंग में। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि एक Cl माइनस इससे लग जाएगा, एक इससे नहीं। ओवरलैपिंग में पार्ट लेने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक s और 3p पार्ट लिए, 4sp3 बन गया। ये चारों sp3 वैकेंट होंगे, क्योंकि जो s और p थे वो वैकेंट थे। अब इन चारों वैकेंट sp3 से एक Cl माइनस ओवरलैप हो गया, अपना लोन पेयर दिया, एंड दैट इज हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये चारों sp3 टेट्राहेड्रॉन के 4 वर्टेक्स पे अरेंज हो जाते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। निकिल का हाइब्रिड स्टेट क्या हुआ बेटा? sp3। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितने हैं? 2, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक। और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकाले तो ये हो जाएगा √n+2 √2 2 + 2 2 + 2 4 into 2 8 8 का स्क्वायर 2 point something 2.8 या 2.7 बोर मैग्नेट्रॉन। इतनी सारी चीजें आपको पता चली। आपको बॉन्डिंग प्रेडिक्ट करने से सेंट्रल एटम का हाइब्रिड स्टेट पता चला, आपको पता चला इसकी ज्योमेट्री, आपको पता चला इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, और आपको पता चला इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट। दैट्स इस तरह से यही स्टेप्स होता है, यही स्टेप हम फॉलो करते हैं। दीज आर द स्टेप वी डू फॉलो। पहले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो, और फिर मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्ट हो जाएगा। आगे समझ में? इज इट फाइन? अब कुछ कॉम्प्लेक्स है, ये आप चाहो तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से दिखा दो, या चूंकि डेटिव बॉन्ड है जिसमें लिगेंड तो ये 4 Cl माइनस है, डोनर का काम कर रहे हैं, एंड मेटल इज एक्टिंग एज एक्सेप्टर का काम करता है। अब आगे समझे ना? कुछ कॉम्प्लेक्स है जिसमें ज्योमेट्री वीबीडी के ड्रॉबैक में आपको समझाने जा रहा हूं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द वीबीडी। अब इसके बेसिस पे किसी भी कॉम्प्लेक्स का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन प्रेडिक्ट। जैसे मान लो FeCl6 4- FeCN6 4-, दोनों का हम हाइब्रिड स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। पहले क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट FeCl6 x - 6 = -4, x = +2, माने Fe जो है वो 2+ के फॉर्म में है, राइट? Fe2+, Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d6, तो Fe2+ का हो जाएगा आर्गन 18 3d6 4s0 4p0 4d0, क्योंकि n = 4 में sp ds सब होता है।
अब 3D के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन है हुड्स प्रिंसिपल के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा D1 D2 D3 D4 D5 D6। इसका मतलब कि 3D के सारे इलेक्ट्रॉन या तो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो ये जो है वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे। अब बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे तो 6 Cl लगाने, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, एक 4s का, 3 4p के और 5 4d में भी है, लेकिन 5 में से 2 4d के। 6 ही तो चाहिए, 1 3 1 4 तो 6। बॉन्डिंग में पार्ट लेने से पहले, ओवरलैपिंग में पार्ट लेने से पहले क्या होता है उनका हाइब्रिडाइजेशन। डायरेक्ट ओवरलैपिंग में नहीं जाते कि ऐसा वाला तू जा, पी वाला तू 3 ले ले, पहले हम एक जैसे तो हो जाएं। तो ये 6 इक्वल एनर्जी के बने ऑर्बिटल जिनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनसे 6 Cl माइनस जुड़ गए, ओवरलैप हो गए, राइट। तो इस तरह से Fe से 6 Cl, एक Cl माइनस, दूसरा Cl माइनस, तीसरा Cl माइनस, चौथा Cl माइनस, 4 स्क्वायर के वर्टेक्स पे, एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। Fe का हाइब्रिड स्टेट क्या हुआ बच्चे? sp3d2 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू हो गई 4, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट निकाले तो क्या आएगा बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट निकाले तो कितना हो जाएगा? √4 4 + 2, तो ये हो जाएगा √24 4.89 के करीब बी। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, होता भी है। यहां पे हम आए तो इसमें भी हम सेम थिंग विल बी डूइंग। Fe x - 6 = -4, x = +2। Fe जो है वो 2+ के फॉर्म में है। Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसे ही, आर्गन 18, 3d6, 4s0, 4p0, 4d0, 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन निकाले, d1 d2 d3 d4 d5 d6, 4s p3 d में 5 है। अब इसमें 6 Cl लगाना हो तो इसमें भी वही sp3d2, ये वही हुआ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हुए? 4 4, तो पैरामैग्नेटिक 6 sp3d2 और 4 4, n की वैल्यू 4 है, इसलिए इट शुड आल्सो बी स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है, यही इसकी ड्रॉबैक है। इसमें तो वीबीटी ने हर चीज एक्सप्लेन कर लिया, एवरीथिंग एज पर नाउ। वीबीटी के हिसाब से जो हाइब्रिड स्टेट होना चाहिए वही हाइब्रिड स्टेट भी है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर, जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वही ज्योमेट्री भी है, जो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर होना चाहिए वही मैग्नेटिक बिहेवियर भी है। इसमें ना तो उसका हाइब्रिड स्टेट वो है जो वीबीटी से आ रहा है, ना उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप लिख सकते हो ये वीबीटी का ड्रॉबैक कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अनेबल टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री इन सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस, अनेबल टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ some of the complexes, and VBT is also unable to describe the color for the complexes. Why the complexes are colored? That can't be described on the basis of VBT. अब ये सारा जो आंसर है ये मिलता है CFT से। किससे? CFT से। अब CFT को VBT के साथ इंक्लूड करेंगे, भाई ऐसा क्या हो गया यहाँ? हमने तो सारी चीजें सही लगाई हैं। एक्चुअल में यहां क्या होता है कि D का D6 4s0 ये कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल सही है, लेकिन Cn माइनस के प्रेजेंस में, Cn माइनस जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन की फोर्सफुल पेयरिंग होती है, और जो इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल के वो उस तरह से अरेंज नहीं होते जैसे यहां पे अरेंज
ये d ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन दे आर फोर्सफुली पेयर्ड। तो ये जो d के 2 ऑर्बिटल हैं दे बिकम एम्प्टी। अब बॉन्डिंग में जब होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में 3d के 2 इलेक्ट्रॉन, एक s का और 3 p के पार्ट लेते हैं, और इस तरह से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन ये sp3d2 नहीं होते, d2sp3, क्योंकि 3d के 2 ऑर्बिटल है। तो ये हो गया d2sp3 के 6 बन गए। इन 6 से एक एक Cn माइनस क्या होगा बेटा, ओवरलैप हो जाएगा, और इस तरह से Fe से जो 6 Cn है, 4 Cn लगे स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे, एक ऊपर और एक नीचे। इसकी ज्योमेट्री तो हो गई ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री तो वही है जो एक्सपेक्टेड है, लेकिन Fe का हाइब्रिड स्टेट हो गया d2sp3। ठीक है ना। n की वैल्यू निकाले, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए क्या आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक क्यों है, FeCl6 पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक क्यों है, राइट। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना क्यों है, इसका ज्योमेट्री है, इसकी ज्योमेट्री क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो बॉन्डिंग से आ जाएगा। अब इसकी प्रॉपर बॉन्डिंग, हाइब्रिड स्टेट, हर चीज हम इसलिए निकाल पाए क्योंकि हमें पता है कि Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये फोर्स पेयरिंग करता है, इट कॉजेज फोर्स पेयरिंग, फोर्सफुल पेयरिंग। अब ये क्या मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने का। लिगेंड तो ठीक है, VBD तो सिर्फ लिगेंड बताता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, फोर्सफुल पेयरिंग कैसे हो रही है। इन सारी चीजों का आंसर VBD से नहीं है, ये CFT से है। हमने चूंकि आंसर देना था, तो चूंकि पहले से पता था, इसलिए हमने फोर्सफुल पेयरिंग का लगा दिया। लेकिन VBD से तो ये आएगा ही नहीं, मतलब ही नहीं निकल के आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लिगेंड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वीक। लिगेंड का मतलब लिगेंड, स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड क्या है, ये मतलब ही नहीं है, VBD में नहीं है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो आता है कहां से, CFT से। फ्रॉम वेयर, CFT। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा। तो ओवरऑल पहले मैं बताऊं कि अब किसी भी कॉम्प्लेक्स का, जैसे मान लो एक और एग्जांपल दिया NiCN4 का, मान लो निकालना, बोला इसका ज्योमेट्रिक, इसका वो निकालो, मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्ट करो और इसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करो। तो स्टेप आप लोगे। अब बेसिक फाइनल, पहले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट x इक्वल टू x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू +2, निकेल हो गया 2+। फाइनल जो स्टेप आप लोगे बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते समय, Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन, पहले Ni का ड्रॉ करो, ऑर्गन 18, 4s2 3d8, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s के गए, 3d8 4s0 4p0। अब d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो लिगेंड वीक है, स्ट्रॉन्ग है। आप कहोगे यदि लिगेंड वीक है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज पर Hund's प्रिंसिपल। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो देयर विल बी फोर्सफुल पेयरिंग। आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्सफुल पेयरिंग होगी या नहीं होगी। दो लिगेंड मैंने हमेशा बताया है कि Cn माइनस और CO कार्बोनिल, ये तो हमेशा फोर्सफुल पेयरिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ लिगेंड है जो कुछ मेटल में, जैसे कोबाल्ट में NH3 भी फोर्सफुल पेयरिंग कॉज कर देता है, राइट। अदरवाइज दीज आर द टू लिगेंड Cn माइनस एंड CO which cause forceful pairing। तो आप जो है वो D के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो। 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फोर्सफुल पेयरिंग होगी। क्यों फोर्सफुल पेयरिंग होगी, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। 2 2 4 2 6 2 8, एक डी खाली लेगा। अब बॉन्डिंग में एक 3D का पार्ट लेगा, एक 4s का, और 4 ही तो लगाने Cn, तो 2 तो ये हो गए, और 2 4p के,
4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक Cn माइनस इससे जो है वो ओवरलैप हो जाएगा एंड निकिल से ये बन गया। आगे समझ में, निकिल से 4 Cn माइनस हुए, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल ना होके क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। और निकिल की हाइब्रिड स्टेट sp3 ना होके क्या हो गया? dsp2 और n की वैल्यू हो गई 0 और ये हो गया डायमंड। इसके पहले आपने NiCl4 के बारे में देखा था। वहां क्या था? वहां भी Ni2 प्लस था, आर्गन 18, 3d8, 4s0, 4p0, लेकिन 3d में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्मल था, ठीक था ना। अब एक 4s का पार्ट लिया था और 3 4p के पार्ट लिए थे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे वो sp3 के। और इस तरह से निकिल से ये 4 Cl माइनस जुड़ गया था। निकिल की हाइब्रिड स्टेट थी sp3, ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल और n की वैल्यू थी 2। इन कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आउटर ऑर्बिटल, व्हाई आर दे कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल? क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑर्बिटल वैलेंस शेल के पार्ट ले रहे हैं। n इक्वल टू 4 का s, n इक्वल टू 4 का p, d भी लेता तो n इक्वल टू 4 का। इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि इसमें s और p तो वैलेंस शेल का है, d जो है वो पेनल्टीमेट शेल का है, पहले वाली शेल का है। दूसरी चीज, चूंकि यहां फोर्सफुल पेयरिंग हो गई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर मिनिमाइज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन, हाई स्पिन। इज दैट फाइन? आया समझ में? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब फोर्सफुल पेयरिंग होगी। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब फोर्सफुल पेयरिंग नहीं होगा, नॉर्मल डिकेट। अब ये सारा कुछ जो है आगे समझ में। थोड़ा सा मैं आपको अब CFT के बारे में बता देता हूं। तो इस तरह से अब आपको मैंने बॉन्ड, ज्योमेट्री, हाइब्रिड स्टेट प्रेडिक्ट करना तो बता दिया। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर डी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, सीइंग द लिगेंड वीक और स्ट्रॉन्ग, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करना। फिर देख लो उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स में यू विल बी डूइंग द सेम स्टेप्स फॉर फाइंडिंग दिस इंफॉर्मेशन। अब हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं बॉन्डिंग की दूसरी थ्योरी जिसको बोलते हैं CFT। CFT का पूरा नाम है क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी ये कहता है कि मेटल और लीगेंड, क्या हुआ? ठंडी हो गई बच्चे मान के बैठे हैं ना कि अब तो छुट्टी, सेल्फ स्टडी। यस CFT UPSC 10वीं फेल CFT ये कहता है कि मेटल और लीगेंड, पहला पॉइंट यही है कि बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मेटल और लीगेंड दोनों जो है दे एक्ट एज पॉइंट चार्जेस। ये इतनी बार ये सारी चीजें बोल चुका हूं ना मैं, इससे आपको लगेगा कि यार ये कितनी बार पढ़ाया है किसने। अब उसके बाद कोई आया बोले सर आपने कोऑर्डिनेशन एक बार भी नहीं पढ़ाया, एक बार मेरा मिस मेन क्लास छोड़ गई, उसके बाद आपने कभी कराया ही नहीं। तो बोलो मेरे ऊपर क्या बिल्डिंग, बायोमॉलिक्यूल तो आपने कराया ही नहीं। You didn't touch it. बायोमॉलिक्यूल तो हाथ ही नहीं लगाया पढ़ाने के बाद। हाँ, तो इसमें
पहला पॉइंट तो ये होगा। कई बार एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है लंबे उसमें कि सीएफटी के एस्पेक्ट्स लिखो, इसलिए ये चीजें बतानी पड़ती है। कोई 5 मार्क में सीएफटी में एस्पेक्ट में क्या लिखे, तो एस्पेक्ट लिखते समय 2-3 जो चीजें हैं ये आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है इन योर आंसर। पहला, सीएफटी के हिसाब से बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मेटल एंड लिगेंड एक्ट एज पॉइंट चार्जेस। दूसरा, डी ऑर्बिटल जो दो सेट में डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं जिनको बोलते हैं T2G, और 2 एक्सिस के अलोंग होते हैं जिनको बोलते हैं T2G एंड T2G। ये डी के 5 ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, इनकी एनर्जी बराबर होती है, लेकिन जब लिगेंड का अप्रोच होता है तो डी ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी है वो ब्रेक हो जाती है। डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी ब्रेक होने का मतलब कि डी ऑर्बिटल जो है वो 2 सेट में डिवाइड हो जाता है। या तो T2G की एनर्जी Eg से ज्यादा हो जाती है या Eg की एनर्जी T2G से ज्यादा होती है। ये तब होता है या ये उन कॉम्प्लेक्सेस में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। और यदि कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो डीजनरेसी इस तरह से ब्रेक होती है कि Eg की एनर्जी बिकम ग्रेटर देन T2G, क्योंकि वो डिपेंड करता है लिगेंड का अप्रोच। यहां पे जो लिगेंड का अप्रोच है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए वो ऑर्बिटल जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो ऑर्बिटल जो एक्सिस के अलोंग है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। यहां पे लिगेंड का अप्रोच, ये T2G ये E, लिगेंड का अप्रोच एक्सिस के अलोंग होता है, तो जो अलोंग ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और जो परपेंडिकुलर है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। दोनों केसेस में जो डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी है वो ब्रेक हो जाती है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इस बैंडविड्थ को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। CFSE, अंडरस्टैंड? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये कितना डेल नॉट की वैल्यू है, ये डिपेंड करता है लिगेंड के स्ट्रेंथ पे। वैभव, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जितना ज्यादा होगा, लिगेंड की यहां पे स्ट्रेंथ से मतलब है कि लिगेंड के चारों तरफ, क्योंकि लिगेंड खुद एक पॉइंट चार्ज है, तो उसके चारों तरफ कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लिगेंड के चारों तरफ होगा उस लिगेंड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और जब वो मेटल एटम को अप्रोच करता है तो सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो ड्रेस्टिकली बढ़ती है, राइट? और ड्रेस्टिकली जब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी गैप बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स डेल नॉट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जितनी ज्यादा होगी डेल नॉट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। अंडरस्टैंड? जो हमने केस लिया था FeCl6 FeCN6, ये भी 4-, ये भी 4-, ये भी Fe2+, ये भी Fe2+, यहां पे भी आर्गन 18, 3d6 4s0 4p0 4d0, यहां भी आर्गन 18, 3d6 4s0 4p0 4d0, लेकिन यहां पे जो लिगेंड है दोनों में, चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दोनों में T2G की एनर्जी कम होगी और Eg की एनर्जी ज्यादा होगी। यहां भी T2G की एनर्जी कम और Eg की एनर्जी ज्यादा, लेकिन यहां पे जो लिगेंड है वो है Cl-, जो कि एक वीक लिगेंड है। डेल नॉट की वैल्यू कम होती है। कम किससे होती है? P से, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी से।
तो ये जो दोनों सेट हैं, इवन आफ्टर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, even after crystal field splitting, the sets of two orbital behave like degenerate, क्योंकि del naught is less. तो d1 वैभव, d2, d3, d4, d5, d6. d6 जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ ये हो गया T2G में 4 और EG में 2. क्यों? क्योंकि del naught की वैल्यू P से कम है. यहां पे डेल नॉट की वैल्यू P से ज्यादा होती है, और डेल नॉट की वैल्यू P से ज्यादा होने की वजह से ये दोनों अलग अलग सेट की तरह बिहेव करते हैं. क्या फोर्सफुल पेयरिंग के दौरान ऑफ-बाउ प्रिंसिपल फॉलो होता है? बिल्कुल होता है. ऑफ-बाउ प्रिंसिपल भी फॉलो होता है. क्या हुल्स प्रिंसिपल ओबे होता है? बिल्कुल ओबे होता है हुल्स प्रिंसिपल. ये डिसओबे कभी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है कि लोअर एटॉमिक और लोअर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग पहली होगी. यहां पे दोनों डिजेनरेट की तरह बिहेव कर रहे थे तो नॉर्मल हुल्स प्रिंसिपल लग रहा था. यहां पे चूंकि दो अलग अलग सेट हो गया तो लो एनर्जी वाला पहले भरेगा, पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा. अब ये भरते समय क्या हुल्स प्रिंसिपल ओबे होगा? बिल्कुल होगा. D1 D2 D3 हो गया हुल्स प्रिंसिपल. यही तो है हुल्स प्रिंसिपल कि सारे हाफ फील्ड होंगे, सेम एनर्जी वाले पहले सारे हाफ फील्ड होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी. यही तो है हुल्स. हो गया हुल्स प्रिंसिपल फॉलो. उसके बाद D4 D5 D6. अब ये T2G 2 खाली रह गए. तो D6 चूंकि यहां डेल नॉट की वैल्यू P से ज्यादा है तो D6 का या D6 के अंदर इलेक्ट्रॉन हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड? T2G6 और EG0. यही EG के जो दो ऑर्बिटल हैं ये S और P के साथ हाइब्रिडाइज होते हैं और D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है. समझ में? तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. CO2 प्लस है, CO2 प्लस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो है 6 और डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा है P से. राइट? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखो. हाउ द इलेक्ट्रॉन विल बी, या d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, d ऑर्बिटल का. अब CO2 प्लस, CO का मतलब एटॉमिक नंबर 27. ठीक है ना? इज दैट ओके? तो ये हो गया 4s2 3d7. 4s2 3d7 का मतलब कि 4s0 हो गया और 3d7 माने 3d के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हुए. अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब कि d ऑर्बिटल की जब आप स्प्लिटिंग कराओगे तो T2G तो नीचे होगा और EG ऊपर होगा. ये सब ध्यान रखना है. अंडरस्टैंड? अब ये दिस इज हाउ दे विल स्प्लिट the D into two sets because coordination number is 6 और डेल नॉट की वैल्यू P से ज्यादा है. इसका मतलब पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा. तो 7 में से जो 6 है वो तो पहले इसके अंदर आ गया और एक इसके अंदर आ गया. तो D6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा? T2D6 EG1. इसीलिए तो तुरंत AG का एक देके और हाफ फुल फिल T2G कर लेता है. कोबाल्ट 2 वाला अपन ने पढ़ा था ना डी ब्लॉक में. कोबाल्ट 2 जो है वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के प्रेजेंस में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है. कि एक अनपेयर्ड बच गया, वो अनपेयर्ड तुरंत लूज करके और ऑक्सीडाइज हो जाता है. CO2 प्लस CO3 प्लस में चला जाता है फुल फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए. आया समझ में? तो ये d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है. d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है पहला. दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर से पता होगा कि नीचे T2G है ऊपर है EG या EG नीचे है T2G ऊपर. स्प्लिटिंग कैसे हुई? और तीसरी चीज क्या पता होना चाहिए? डेल नॉट P. डेल नॉट P से ज्यादा है या डेल नॉट P से कम है. आगे समझ में?